स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। 11th स्टैंडर्ड के लिए हमारा टॉपिक शुरू है केमिस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उस टॉपिक में कुछ आर्टिकल्स, कुछ लेक्चर्स हमने इसके पहले देखे हैं, जैसे कि वहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह हमने वहाँ पे जो डेफिनेशंस थे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, उनका रिलेशन वगैरह जो आर्टिकल बताया था, और उसी तरह आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आज का जो आर्टिकल से हम कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या जो अलग अलग मॉडल वहाँ पे डिस्कवर किए अलग अलग साइंटिस्ट ने, उन मॉडल्स का, एटॉमिक मॉडल्स का पार्ट हमें इस लेक्चर में देखना है। तो सबसे पहले इनिशियली जो एटम के बारे में स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बारे में जो एटॉमिक मॉडल बताया था वो था थॉमसन का। सो हम देखने वाले थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एक्चुअली थॉमसन एटॉमिक मॉडल हम कंसिडर करते हैं फॉर द सब एटॉमिक जो पार्टिकल है, सब एटॉमिक एटम है, उनके लिए जनरली हम ये कंसिडर करते हैं। तो इस थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, थॉमसन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, यानी कि एटॉमिक मॉडल के बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसके अनुसार उसने कहा था कि जो भी एटम होता है वो एटम एक स्फीयर होता है, और उस एटम में बहुत सारे, मतलब उस स्फीयर, एक्चुअली उस स्फीयर ही किसी का होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है। तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दो पार्टिकल्स की वहां पे डिस्कवरी हुई थी। मतलब जो थर्ड नंबर का सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसका डिस्कवरी तब हुआ नहीं था, एक जस्ट एक प्रेडिक्शन था, लेकिन उसका पूरा डिस्कवरी नहीं था। तो इस थ्योरी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो सर जे थॉमसन थे, सर जे थॉमसन, उन्होंने 1898 में ये जो एटॉमिक मॉडल वहां पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था। सो सर जे थॉमसन आर इंट्रोड्यूस द और प्रपोज द एटॉमिक मॉडल फॉर द एटम्स इन 1898। उनके अनुसार एटम कंसिस्ट ऑफ, किससे बना होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। मतलब एटम एक स्फीयर होता है और उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से बना होता है। सो उन्होंने बताया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ओके। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं, उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वहां पे डिस्कवरी ऑलरेडी हुई थी इनके पहले, इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल बताया था। तो ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं, इक्वली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बता रहे हैं, सर जो जे थॉमसन थे, उन्होंने सबसे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, यानी कि एटॉमिक मॉडल के बारे में 1898 में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, और उस मॉडल को उन्होंने नाम दिया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो उस एटॉमिक मॉडल के उस कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ थ्योरीज पॉइंट उन्होंने बताए थे। उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि कोई भी जो एटम होता है वो किससे बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में बहुत सारे जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे फिक्स रहते हैं इनडेफिनाइट फॉर्म में, ओके। उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, मतलब वहाँ पे होल्ड होते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था कि उसमें एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने के कारण जनरली जो एटम होता है वो एटम कैसा रहेगा, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले जो थ्योरी है एटॉमिक मॉडल के लिए, वो थॉमसन की थी। अभी अगर हम आज के दिन में देखते हैं तो एक्चुअली जो थ्योरी है वो इतना
पॉसिबल नहीं, इतना ये प्रेडिक्टेड नहीं एक्चुअली। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उस टाइम है कि नहीं, जब किसी भी प्रकार का वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं था, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, तब ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है, तो थोड़ा हमें उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था, वो हमने कर दिया है, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सो इन 1898 सर जे थॉमसन आर proposed a atomic model for an atom. According to the Thomson, atom consisting of positively charged pair in which positively charged proton are present. Similarly, the negatively charged electron are embedded in that pair, which are equally distributed and which are held together by the electrostatic force of attraction. और उसी के साथ जो होल एटम रहेगा, होल एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल के बारे में उन्होंने बता दिया था। और इस एटॉमिक मॉडल के लिए उनको उस साल यानी कि उस टाइम नोबेल प्राइज से वहां पे अवार्ड किया गया था, ठीक है। तो अवार्डेड थे नोबेल प्राइज से। तो बाद में अभी ये जो थ्योरी है या जो एटॉमिक मॉडल है एक्चुअली वो क्या होता है, रिजेक्ट हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी कि इस टाइप का जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम प्लम पुडिंग या तो फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल या तो फिर वाटरमेलन मॉडल। जैसे कि जो वाटरमेलन होता है, ठीक है नहीं, जो तरबूज होता है उस तरबूज में जो लाल कलर का जो पार्ट होता है वो एक्चुअली सपोज एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और उसमें जो सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो सीड्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। उस तरह से जो स्ट्रक्चर है, तो इसके कारण इस मॉडल को ही उन्होंने नाम दिया था। उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। लेकिन ये तो जो मॉडल है, ये जो एटॉमिक मॉडल है, बाद में रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो एटॉमिक मॉडल हमें देखना है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या देखना है हमें, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखने के पहले एक्चुअल जो रुदरफोर्ड था, तो उस रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और जो एक्सपेरिमेंट आपका शायद इसके पहले के जो प्रीवियस स्टैंडर्ड थे उसमें एक्चुअल आपका हो चुका है। उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको पता होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था जिसका थिकनेस 100 नैनोमीटर के आसपास था। उसी तरह जो गोल्ड फॉइल है, उस गोल्ड फॉइल पे बम्बार करने के लिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने कंसीडर किए थे। एक्चुअल आपको अल्फा पार्टिकल्स मतलब पता है, अल्फा पार्टिकल की जिनका जो चार्ज होता है वो 2 होता है +2, और उसका जो मास होता है एक्चुअल 4 यूनिफाइड मास होता है, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। मतलब अगर हम देखते हैं तो इसको हम इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं, जो हेलियम है उस हेलियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो हेलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और उसी की तरह वहां पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन मतलब उसका मास नंबर कितना रहेगा, 4 हेलियम का, और उसमें 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल देंगे तो हेलियम का जो न्यूक्लियस बनेगा, है कि नहीं, तो उस हेलियम का न्यूक्लियस अगर हम देखते हैं तो हेलियम का जो न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस एक्चुअल क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल। उसको हम अल्फा पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो हेवी पार्टिकल्स थे और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे। उनका यूज करके जो रुदरफोर्ड था, उस रुदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, तो उस रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल बताया। उस एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वो देखने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए क्या कंसिडर करते हैं हम, एक सब्सटेंस हम यहाँ पे लेते हैं जो रेडियो एक्टिव होगा। अभी रेडियो एक्टिव कंसेप्ट मतलब एक सब्सटेंस जिनकी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा इस टाइप के जो इमिशन है वो स्पॉन्टेनियसली इमिट कर दे, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में हमें
एक टॉपिक सेपरेटली दिया है रेडियो केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो डिटेल में हम रेडियो सब्सटेंस को वहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक्चुअल इसमें से वो एक्चुअल अल्फा का सोर्स है, वो अल्फा क्या करता है, इमिट करता है, अल्फा उसमें से इमिट होते हैं, अल्फा का वो सोर्स है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लीड स्लाइड यहाँ पे फिट करते हैं, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो लीड स्लाइड से कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो गोल्ड फॉइल है वो गोल्ड फॉइल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है, जिनका जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर के आसपास है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे एक फ्लोरोसेंट रहने वाला जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, फिट किया है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल इस लीड स्लाइड से जाने के बाद क्या होते हैं, इस गोल्ड फॉइल पे जाके टकराते हैं। गोल्ड फॉइल के टकराने के बाद इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये 1909 में इस रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। सो रुदरफोर्ड कैरी आउट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन 1909. So the radioactive substance are taken in a wooden box या lead blocks, lead block में हमने वहाँ पे रख दिया था. It is act as a source of alpha particles. There is a lead slide is fitted and through which alpha particle are passed and formation of beam, concentrate beam वहाँ पे formation होता है. Then the gold foil having the 100 gold foil with as the 100 nanometer thickness वाला जो gold foil है वहाँ पे वो उन्होंने यहाँ पे fit किया था. And that gold foil are surrounded by फ्लूरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो गोल्ड फॉइल के कुछ एटम्स हैं, उसमें से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किए थे, अल्फा पार्टिकल वहाँ पे बम्बार्ड किए थे, उसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, इस गोल्ड फॉइल में से आर पार निकल जाते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला एक्चुअली यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है, इसी डायग्राम को इस टाइप से हमने लिखा है, यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है उसके एटम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट है। तो इसमें से जो ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स वो यहाँ से निकलते हैं, उसी तरह स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, आर पार उस गोल्ड फॉइल में से निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से स्मॉल एंगल से, कुछ टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से लार्ज एंगल से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। और कुछ टाइप के जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से वो बैकली 180 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन उनका जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट है बहुत ही कम है। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए थे। तो ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली आपका डिटेल हुआ है, थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या किया था, जितने सारे अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने बम्बार्ड किए थे उसमें से मोस्ट ऑफ अबाउट 99% अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, उस गोल्ड फॉइल में से आर पार निकल चुके थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब अपने स्ट्रेट लाइन में वो निकल चुके थे। सो हम वहां पे बता सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब 99% अल्फा पार्टिकल आर गोज स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन न करते होते। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन वहां पे उन्होंने किया, फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब अगर हम देखते तो 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल अगर हम देखते तो वो क्या होते थे, स्मॉल एंगल से वहां पे डिफ्लेक्ट होते थे, विच आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल लाइक एज अगर हम देखेंगे मेजरमेंट में तो 1 आउट ऑफ 8000 एक अप्रोक्सीमेटली, तो उतने पार्टिकल क्या होते हैं स्मॉल एंगल से वहां पे डिफ्लेक्ट होते हैं। उसी तरह वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, इससे भी कम 1 आउट ऑफ 30,000 अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द लार्ज एंगल, वो लार्ज एंगल से वहां पे डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और ऐसा एक वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब अगर हम देखते हैं तो 1 आउट ऑफ 10 मिलियन, इतने से यानी कि बहुत 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 कम, उसमें से क्या होता है वो जो अल्फा पार्टिकल है विच आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द 180 डिग्री। मतलब ये जो कुछ ऑब्जर्वेशन है उस रुदरफोर्ड ने इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फॉइल के लिए उन्होंने किया था, गोल्ड फॉइल मतलब किसी भी सब्सटेंस के लिए हम कर सकते हैं, तो गोल्ड फॉइल का उन्होंने लिया था वहां पे, ठीक है।
तो इससे कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने फाइंड आउट किए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि जितने सारे अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे बम्बारमेंट किए थे उसमें से मोस्ट ऑफ मतलब 99% अल्फा पार्टिकल अपने स्ट्रेट लाइन में वहां से निकल चुके थे। सो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब 99% अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि वेरी मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 out of 8,000 which are deflected through the small angle and which is less than 90 degree. Similarly, very few alpha particle out of 1 out of 30,000 which are deflected through the large angle and which is greater than the 90 degree. And very few particle, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से हमने उसको बम्बार्ड किया उसी स्ट्रेट डायरेक्शन से मतलब 180 डिग्री से वो क्या होते हैं वापस आते हैं डिफ्लेक्टेड थ्रू द 180 डिग्री। ओके उनका तो अमाउंट बहुत ही कम रहेगा 1 out of 10 मिलियन। तो रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया जो ऑब्जर्वेशन किए तो उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, आप भी वहां पे कंक्लूड अभी कर सकते हो। तो उन्होंने एक अंदाज लगाया कि जनरली एक्चुअल जो थॉमसन का मॉडल था उन्होंने बताया था कि जो भी स्पेयर होता है एटम का उस एटम के स्पेयर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये हेवी अल्फा पार्टिकल अगर उस पर बम्बार्ड होते तो पॉजिटिव में क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन होने के बाद बहुत सारे जो पार्टिकल्स है यानी कि उस पर अगर वो टक्कर लेता है कोलाइड होता है तो डिफ्लेक्ट होगा रिपेल होता है। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं, बहुत ही रिपेल होने की जो प्रॉपर्टी है रिपेल होने के जो पार्टिकल्स के नंबर है वो कम है। तो इसका मतलब उन्होंने एक ऐसा अंदाजा लगाया कि जनरली जो भी अल्फा पार्टिकल्स उस पॉजिटिव चार्ज या जो एटम है गोल्ड फॉइल के या किसी भी मेटल्स के या किसी भी एटम्स है तो एटम पे जब हम बम्बार्ड करते हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं उसमें से निकल जाते हैं। मतलब जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का तो उस सब्सटेंस के एटम में से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यों निकल चुके होंगे क्योंकि एटम में क्या होगा बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा। सो फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो उन्होंने निकाला था कि जो भी किसी भी सब्सटेंस का एटम होता है वो किससे बना होगा लार्ज एम्प्टी स्पेस से बना होगा। सो एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस। उसके बाद वो भी समझ में आया कि कुछ टाइप के जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअल लार्ज एंगल से कुछ स्मॉल एंगल से और कुछ 180 डिग्री से वहां पे क्या होते हैं डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जब एटम पे बम्बार्ड होते हैं तो उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वापस आते हैं डिफ्लेक्ट होते हैं एंगल उनका चेंज करते हैं। मतलब इस एटम में कुछ तो भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेस होता है लेकिन डिफ्लेक्ट होने की जो पार्टिकल्स की नंबर है वो बहुत ही कम है। मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस होगा उसकी जो साइज है उसका जो अमाउंट है वो एटम में बहुत ही कम होगा। सो सेकेंड कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जो भी एटम होता है एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस एंड आफ्टर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उस पॉजिटिव चार्ज स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया न्यूक्लियस। मतलब जो भी एटम होता है उस एटम में से अल्फा पार्टिकल जब हम बम्बार्ड करते हैं तो उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल स्मॉल एंगल या 180 डिग्री से अगर डिफ्लेक्ट होकर उनका एंगल अगर चेंज होता है तो मतलब उसमें कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज स्पेस है। लेकिन डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स की नंबर बहुत कम है, इसका मतलब उसमें जो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस है वो बहुत ही छोटा रहेगा और उस चार्ज के स्पेस को ही उन्होंने बाद में नाम दिया है न्यूक्लियस। सो एटम कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज स्पेस and that space is called as the nucleus। उसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमने बता दिया कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो आर पार निकल चुके हैं, मतलब किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन वहां पे हुआ नहीं है और जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसके अमाउंट तो बहुत कम है। मतलब अगर हम एटम का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो एटम का जो न्यूक्लियस है मतलब जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस है उसका अगर हम वैल्यूम उसकी अगर साइज देखेंगे तो एज कंपेयर टू टोटल वैल्यूम और टोटल साइज ऑफ एटम कैसा रहेगा बहुत ही छोटा रहता है। तो थर्ड नंबर का कंक्लूजन उन्होंने बताया कि the total volume of positively charged space nucleus is very small as compared to total volume of that atom। अगर आपको समझना है जैसे कि अगर हम एक बॉल लेते हैं क्रिकेट बॉल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं उसको अगर हम सेंटर में रखेंगे तो वो न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में क्रिकेट का जो मैदान है सपोज इतना तो बड़ा नहीं रहेगा लेकिन
उससे जो बॉल है उससे हर तरफ अगर हम देखते तो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है उतना उसका एटम का वैल्यू रहेगा, और जो बॉल है उसका न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो इतना साइज आप वहां पे देख सकते हो थ्योरेटिकली कंपैरिजन। ठीक है, सो दीज आर द सम कंक्लूजन फॉर दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर हमारा हुआ है उस लेक्चर में सबसे पहले जो एटम है, एटम की जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक जो मॉडल्स है, तो एटॉमिक मॉडल में से सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल जो इंट्रोड्यूस किया था वो थॉमसन ने किया था, और थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, उसके अनुसार एटम कैसा होता है, कैसे बनेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जो है एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या उसको हम वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, और उसी टाइम जो उन्होंने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था उसके बाद उन्होंने उनको उस नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। अभी उसके बाद वो जब बहुत टाइम के बाद जब वो थॉमसन मॉडल रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होने के बाद जो रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उस रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने और एक एटॉमिक मॉडल वहां पे बताया, और वो एटॉमिक मॉडल बताने से पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है, और उसी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का हमने वहां पे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी इस रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो भी वहां पे ऑब्जर्वेशन और जो भी कंक्लूजन हमने निकाले, यानी कि उन्होंने निकाले थे, ठीक है ना, हमने तो पढ़े, तो उन कंक्लूजन के साथ साथ उन्होंने कुछ पॉइंट्स, कुछ पॉस्टुलेट्स बताए कि एटम कैसा होगा, एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। उस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने नाम दिया था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आर आल्सो कॉल्ड एज अ प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसके बारे में थोड़ा सा और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।